Hello class 7 students. From today onwards we are going to start a new series of videos on civics from the NCERT book under the CBSE curriculum. और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। क्या आपने कभी किसी 18 साल से नीचे के बच्चे को किसी के घर पे काम करते हुए या फैक्ट्री पे काम करते हुए या फिर रोड्स पर अनहेल्दी कंडीशंस में काम करते हुए देखा है? उनको देखकर आपको नहीं लगता कि आप कितने खुशनसीब हो क्योंकि आपको प्रॉपर फूड, प्रॉपर क्लोथ्स, प्रॉपर स्कूल और प्रॉपर घर रहने को मिलता है? इन बच्चों को तो प्रॉपर फूड और प्रॉपर शेल्टर तक नहीं मिलता। क्या आपने कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है बेस्ड ऑन हाउ यू लुक? मे बी आपके स्किन कलर की वजह से या फिर आपके फीचर्स की वजह से या फिर अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके वजह से? क्या आपको पता है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन विच इज बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम इज कंप्लीटली अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आप किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, जेंडर आपका जो भी हो, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहीं पे भी हो सकती है, मगर आपको इंडिया में कहीं पे भी किसी कुएं, किसी पानी के जगह, किसी घाट, किसी रोड या फिर किसी भी ऐसे पब्लिक रिसोर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन की जाती है या पब्लिक यूज़ के लिए रखी गई है, यहाँ पे जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता अंडर आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को भी पूरी तरह से बैन करके रखा हुआ है। फिर भी आप सोचते होंगे कि इतना कुछ अगर इंडिया में पनिशेबल ऑफेंस है तो इंडिया में आज भी लोग डिस्क्रिमिनेट क्यों होते हैं? इसका एक सिंपल आंसर है डिसओबीडियंस, लोग रूल्स को नहीं मानना चाहते, और दूसरा है इग्नोरेंस, वो इग्नोर करते हैं रूल्स को। देखिए, इंडियंस ने सदियों से बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन सहे हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, जेंडर। कोई भी रूल्स उस समय नहीं थे इन डिस्क्रिमिनेशंस को रोकने के लिए, मगर 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है और धीरे धीरे लोगों की मेंटालिटी जो है वो चेंज हो रही है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट तरह तरह के लॉज बनाता है इन पार्लियामेंट और तरह तरह के वेलफेयर स्कीम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेता है। जैसे 2001 में तमिलनाडु स्टेट में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम है मिड डे मील। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये इनिशिएटिव इतना इंप्रेसिव लगा कि उसने इमीडिएटली बाकी सभी स्टेट्स को इंडिया के डायरेक्ट कर दिया कि आपको भी ये स्कीम विद इन 6 मंथ्स लागू करना है, और आज की तारीख में हर एक स्टेट में मिड डे मील स्कीम लागू है। अंडर दिस स्कीम जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको एक मील ड्यूरिंग द डे दिया जाता है, जिससे बहुत सारे एडवांटेजेस हमको मिले हैं। जो गरीब बच्चे पहले स्कूल नहीं अटेंड कर सकते थे क्योंकि उनको खाने की चिंता होती थी, आज वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। पहले जो टीचर्स थे वो जनरली ड्यूरिंग लंच ब्रेक घर पे चले जाते थे खाना खाने के लिए और कभी कभार वापस ही नहीं आते थे। अभी चूंकि मिड डे मील शुरू हो चुका है, उनको भी खाना स्कूल में ही मिलता है, तो उनको घर जाने की जरूरत नहीं है, टीचर्स की अटेंडेंस प्रॉपर हो रही है। जो वर्किंग मदर्स होते थे उनको अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए वर्किंग आवर्स के बीच छुट्टी लेकर आनी पड़ती थी, मगर अब ये भी नहीं करना पड़ता। जितने भी बच्चे हैं सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता क्योंकि सबको एक साथ बिठा के खाना खिलाया जाता है। जनरली इस स्कीम में दलित वुमेन को एम्प्लॉय किया जाता है तो उनका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, साथ में उनको सोशल स्टेटस भी मिलती है। अब चूंकि बच्चों को प्रॉपरली खाना मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी प्रॉपर होता है, जो हेल्प करता है उनको प्रॉपर एजुकेशन लेने में। और इस स्कीम के आने के बाद हमने देखा है कि ओवरऑल जो लेवल ऑफ लिटरेसी है इंडिया में वो काफ़ी बढ़ चुका है। मगर याद रखिए, हर पॉजिटिव के साथ कुछ न कुछ तो नेगेटिव जुड़ ही जाता है। जैसे मिड डे मील के केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अब हर समय तो सिर्फ लो इनकम ग्रुप के बच्चे नहीं पढ़ते, कभी कभार ऐसा होता है कि मिडिल इनकम ग्रुप के बच्चे या फिर हाई इनकम ग्रुप के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो मिड डे मील जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लो इनकम ग्रुप के बच्चों के लिए, मगर जो मिडिल इनकम या फिर हाई इनकम ग्रुप के बच्चे हैं उनको ये मील उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इससे एक इनइक्वालिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स आ जाता है जो बाद में जाके डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लेता है।
साथ ही जब से ये मिड डे मील का स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ है हर एक स्टेट में, बहुत सारे स्टेट्स से बहुत तादाद में कंप्लेंट्स मिलते हैं रिगार्डिंग फिनेंशियल इरेगुलरिटीज इन दिस स्कीम। तो देखिए, ये सिंपली बताता है कि गवर्नमेंट चाहे जितना भी अच्छा स्टेप क्यों ना ले, मगर अल्टीमेटली उस स्टेप का प्रॉपरली इंप्लीमेंट होना और उसका सक्सेसफुल होना पूरी तरह से डिपेंड करता है आम जनता पे। तो आम जनता अगर सिर्फ और सिर्फ पावर और मनी के बारे में ना सोचे तो ये सभी स्कीम्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी हो सकती हैं, असरदार भी हो सकती हैं। तो हमारे सोसाइटी को तरह तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस इनइक्वालिटी को रोकने के लिए। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और आज भी हमारे देश में इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, चाहे वो इंसान कोई नेता हो या फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे जितना भी अमीर हो या फिर जितना भी गरीब हो, सब लॉ के सामने एक बराबर हैं। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन एनी बेसिस, यानी कि किसी भी इंसान को किसी भी आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एवरी पर्सन हैज इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी, हम किसी को भी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने से नहीं रोक सकते। अनटचेबिलिटी इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, छुआछूत जो है ये एक कानूनी अपराध है। अब ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वर्ल्ड के सबसे डेवलप्ड कंट्री यूएसए की, तो यूएसए में 1964 तक एक लॉ था जिसके वजह से वाइट और अफ्रीकन डिसेंडेंट्स के जो पीपल हैं उनमें एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब यूएसए में बहुत सारे लोग अफ्रीका से आए थे एज लेबरर्स और यहाँ पे रह गए थे, तो इनको बोला जाता है अफ्रीकन अमेरिकन्स। दिसंबर 1 1995 में एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन जिनका नाम था रोजा पार्क, वो अपने वर्क प्लेस से लौट रही थी। वो पूरी तरह से टायर्ड थी और वो अपने बस के एक सीट पे बैठी हुई थी। उस समय के रूल के हिसाब से उनको वो सीट छोड़ देना चाहिए था एक वाइट मैन के लिए, मगर उन्होंने इस सीट को उस वाइट मैन को देने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से पूरे देश में एक रिवॉल्ट शुरू हो गया, पूरे देश में एक विरोध शुरू हो गया जिसको बोला जाता है सिविल राइट्स मूवमेंट। और आखिरकार 1964 में यूएसए को सिविल राइट्स एक्ट बनाना पड़ा, जिसके अनुसार यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा कर दिया। अब इन अफ्रीकन अमेरिकन्स को इक्वल राइट्स मिल चुके थे वाइट पीपल की तरह। मगर आज की तारीख में भी अगर देखें तो अफ्रीकन अमेरिकन्स यूएसए की सबसे पुअरेस्ट पॉपुलेशन है। आज भी इनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता क्योंकि ये प्रॉपर प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हम समझ चुके हैं कि ये प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी जो है ये एक मेजर चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए। बेसिकली कोई भी देश फुल्ली डेमोक्रेटिक तब तक नहीं बन सकता जब तक उस देश के पॉपुलेशन का एक हिस्सा डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। तो हमको जितने भी चेंजेस हैं वो स्टार्ट करने पड़ेंगे सोसाइटी से। हमको अवेयर होना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ गलत है और लोगों को रोकना पड़ेगा इन गलतियों को करने से। तो चलिए चले आते हैं पेज नंबर 9 पर, जहां पे देख लेते हैं इस चैप्टर के हम एक्सरसाइजेस। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि जितने भी अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स मतलब वो सिटीजन्स जो 18 साल के ऊपर के हैं, उन सबको राइट टू वोट यानी कि वोट देने का अधिकार मिल चुका है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जिन लोगों ने उन्हें चुना उनके बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो देश के हर एक अडल्ट को अगर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिलता है, देन ही और शी विल चूज अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव जो उनको समझेगा और उनके अपलिफ्टमेंट और भले के लिए काम करेगा। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आर्टिकल 15 को आपको पढ़ना है और साथ में बताना है 2 ways in which this article addresses inequality। तो आर्टिकल 15 में क्लियरली बोला गया है, नंबर 1 फॉर स्टेट एवरीवन इज सेम एंड नंबर 2 नो पर्सन कैन बी डिनाइड एक्सेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी और प्लेस। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ? Why do you think it is important in democracy?
तो ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट्स, ऑब्लिगेशंस और पनिशमेंट्स, अगर उन्होंने उस ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया वो मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, सोशल स्टेटस, जेंडर एटसेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? नंबर 1 है, हर एक पर्सन को अगर इक्वल राइट्स मिलते हैं तो ये इंश्योर करता है इक्वालिटी। कोई भी ग्रुप ये नहीं बोल पाएगा कि हमको राइट्स कम मिले हैं और उनको राइट्स ज़्यादा मिले हैं, तो ग्रुप्स में क्लैशेस कम हो जाएंगे। नंबर 2, हर एक इंसान को सेम ऑब्लिगेशंस मिले हुए हैं। इसका मतलब ये कि आपको भी रूल्स फॉलो करना है, मुझे भी रूल्स फॉलो करना है। आप में और मुझ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता जिसकी वजह से ये बोला जा सके कि इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सोसाइटी को रूल्स फॉलो करना है और इसको नहीं करना है। सबको रूल्स फॉलो करना है। नंबर 3 इज एवरी पर्सन गेटिंग सेम पनिशमेंट इफ ऑब्लिगेशंस आर नॉट मेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट हर इंसान को, हर पर्सन को जिसने कुछ ना कुछ गलती की है, जिसने ऑब्लिगेशंस को तोड़ा है, ऑब्लिगेशंस को नहीं माना है, उनको सेम नज़रिए से देखती है विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर ये नहीं होता है फिर तो लोगों को उनका पनिशमेंट भी प्रॉपरली नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट नाम का एक लॉ है, 2016 में आया था, जिसने बोला है कि ऑल पर्सन्स इवन हैविंग डिसेबिलिटीज हैव इक्वल राइट्स और गवर्नमेंट को हर तरह से इन लोगों की मदद करनी चाहिए। गवर्नमेंट को इन्हें फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा और इनको बाकी बच्चों की तरह मेन स्ट्रीम स्कूल्स में रखना पड़ेगा और इन लोगों का हर एक जगह पे जो पब्लिक प्लेस है प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए। अब इस फोटोग्राफ को देखिए, यहाँ पे एक बच्चा एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ है और 2 पुलिसमैन इसको नीचे उतार रहे हैं सीढ़ियों से। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक द अबव लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस? व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग मोर एक्सेसिबल टू हिम? हाउ वुड दिस बीइंग कैरीड डाउन द स्टेयर्स अफेक्ट हिज डिग्निटी एज वेल एज हिज सेफ्टी? अब बहुत ध्यान से इस बिल्डिंग को देखिए। इस बिल्डिंग में कहीं पे भी प्रॉपर स्लोप या एलिवेटर नहीं है जिसके थ्रू एक डिसेबल्ड बॉय ऊपर चढ़ सके या नीचे उतर सके। तो एज पर लॉ ये होना चाहिए था। हमारे लॉ के हिसाब से ये मैंडेटरी है। अदरवाइज कोई भी इंसान जिसको डिसेबिलिटी होगी उसको अगर इस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा तो उसके डिग्निटी को हर्ट होगा, उसको पता चलेगा, लोगों को भी पता चलेगा कि ये सबसे अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को रोकने के लिए ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लाया गया था। एट द सेम टाइम अगर इस तरह से इस बच्चे को आप ऊपर नीचे ले जाते हो तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं। सो दिस लॉ हैज टू बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि गवर्नमेंट किस तरह से रिकॉग्नाइज करती है इनइक्वालिटी को इन द सोसाइटी और किस तरह से प्लान्स बनाती है इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। एज अ सोसाइटी हमको आगे आना चाहिए, हेल्प करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जितने भी लॉज गवर्नमेंट बनाए इनको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाए और ये जो प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी है इसको जल्द से जल्द हम जड़ से उखाड़ फेंकें। इससे हमारा खत्म हो जाता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, आपके जो भी विचार हैं उसको हमको कमेंट में बताइए और साथ में आप और आपके दोस्त सभी मिलकर चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, चैप्टर नंबर 2 के वीडियो के साथ हम आपसे जल्द मिलने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग।